बहुत समय पहले की बात है। तारापुर नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां राजा चंद्रसेन का शासन था। उसकी गिनती बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजाओं में होता था और उसकी प्रजा उसे एक विवेकशील शासक मानती थी। परंतु एक बात था जो उसे अन्य शासकों से अलग बनाती थी। वह स्वयं को अपने राज्य का सबसे बड़ा भाग्य विधाता मानता था। राजा को पूरा विश्वास था कि मनुष्य की तकदीर उसी के आदेशों और निर्णयों पर निर्भर करती है। वह अपने दरबार में, सभाओं में और यहां तक कि महल के आंगन में भी अक्सर यह कहता, मैं ही हूं जो यह तय करता हूं कि किसका जीवन कैसा होगा। मेरी शक्ति के बिना कोई भी अपने भाग्य को बदल नहीं सकता। राजा की 3 बेटियां थीं। वैशाली, जो अपने पिता की हर बात को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेती थी। वसुंधरा, जो अपने पिता के विचारों से पूरी तरह सहमत थी और हमेशा उनकी हां में हां मिलाती थी। वेदिका, जो सबसे छोटी थी और हर बात पर तर्क करती थी। वह केवल इसलिए किसी बात को नहीं मानती थी क्योंकि वह अपनी बुद्धि से सोचकर ही किसी बात को सही या गलत मानती थी। राजा को अपनी बड़ी दोनों बेटियों पर गर्व था क्योंकि वे उसके हर विचार का समर्थन करती थीं। लेकिन वेदिका की सोच उसे हमेशा परेशान करता था। वेदिका सवाल पूछती थी, तर्क करती थी और कई बार राजा के विचारों को गलत भी ठहरा देती थी। राजा उसकी इस आदत से नाराज तो होता, लेकिन वह उसकी बेटी थी, इसलिए कभी खुलकर विरोध नहीं करता था। परंतु उसके मन में यह बात कई बार चुभती थी। राजा को हमेशा यह डर सताता था कि यदि वेदिका इसी तरह तर्क करती रही तो कहीं उसका यह विचार प्रजा में भी न फैल जाए और लोग उसके निर्णयों पर सवाल उठाने न लगे। एक रात की बात है। महल के आंगन में बड़ी राजसी सभा आयोजित थी। दरबारियों के अलावा राजा की 3 बेटियां भी वहां उपस्थित थीं और राजा हमेशा की तरह अपनी शक्ति और नियंत्रण पर गर्व महसूस कर रहा था। अचानक उसने अपनी बेटियों की ओर देखा और कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम तीनों का ही है। तुम्हारा जीवन मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं ही तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करता हूं। तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य मेरे निर्णयों के अनुसार चलता है। राजा की दोनों बड़ी बेटियां तुरंत सहमति में सिर हिलाने लगीं। वैशाली बोली, हाँ पिताजी, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है। वसुंधरा ने समर्थन किया, आप ही हमारे भाग्य विधाता हैं। परंतु वेदिका चुप बैठी रही। उसने ध्यान से राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह था और राजा यह देखकर असहज हो गया। राजा ने गहरी आवाज में कहा, वेदिका, तुमने कुछ नहीं कहा। वेदिका ने धीरे से उत्तर दिया, पिताजी, मैं ऐसा नहीं मानती। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी और मेहमान राजा की ओर देखने लगे। राजा का चेहरा लाल हो गया। उसने सख्त लहजे में पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम मेरे निर्णयों पर सवाल उठा रही हो? वेदिका ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं सिर्फ यह कह रही हूं कि हर व्यक्ति का भाग्य उसकी अपनी मेहनत, सोच और कर्मों पर निर्भर करता है। कोई और किसी का भाग्य नहीं लिख सकता। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजा के लिए यह शब्द अपमानजनक थे। उसने खुद को अपमानित महसूस किया, मानो उसकी शक्ति को चुनौती दी गई हो। गुस्से से तमतमाते हुए राजा ने घोषणा कर दी, अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में नहीं है, तो अब से तुम्हारी जिंदगी मेरे आदेशों से नहीं चलेगी। मैं तुम्हें अपनी देखरेख से मुक्त करता हूं। अब जाओ और देखो कि तुम अपने भाग्य को कैसे बनाती हो। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि वेदिका को महल से निकालकर दूर किसी पहाड़ी क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, जहां वह अपने भाग्य को स्वयं बना सके। राजा चंद्रसेन का आदेश सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि वह अपनी ही बेटी को यूं राज्य से निकाल देगा। परंतु राजा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसे लग रहा था कि वेदिका को अपने शब्दों की कीमत चुकानी ही होगी। राजमहल के सैनिकों को हुक्म दिया गया कि वेदिका को राज्य की सीमा से बाहर एक वीरान पहाड़ी इलाके में छोड़ दिया जाए। रात का समय था। ठंडी हवाएं चल रही थीं। महल के मुख्य द्वार पर एक घोड़ा तैयार था, जिस पर वेदिका को बिठाया गया। उसके साथ कुछ सैनिक थे, लेकिन वे केवल राजा के आदेश का पालन कर रहे थे। किसी को उससे सहानुभूति दिखाने की अनुमति नहीं थी। वेदिका ने आखिरी बार महल की ओर देखा, जहां वह पली बड़ी थी,
अब यह उसके लिए बंद हो चुका था। सैनिकों ने उसे पहाड़ियों तक पहुंचाया और वहीं छोड़कर वापस चले गए। अब वह बिल्कुल अकेली थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। ठंडी हवा बदन में चुभ रही थी। रात घनी होती जा रही थी। सामने गहरी खाइयां थीं और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। वेदिका ने गहरी सांस ली। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरा भाग्य अब वास्तव में मेरे ही हाथ में है? लेकिन उसे डर नहीं लगा। उसके भीतर एक अजीब सी हिम्मत थी। उसने सोचा, अगर मैं यहां अकेली हूं तो मैं खुद ही अपनी राह बनाऊंगी। बहुत दूर उसे एक बड़ी चट्टान दिखी जिसके नीचे एक प्राकृतिक गुफा थी। उसने सोचा कि कम से कम यह जगह ठंडी हवाओं से बचा सकती है। वेदिका ने हिम्मत जुटाई और उस गुफा तक पहुंची। वहां का माहौल डरावना था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उस रात भूख और थकान के कारण उसकी आंखें भारी होने लगीं, लेकिन वह जानती थी कि अगर सोई तो ठंड उसे और कमजोर बना देगी। यही सोचते सोचते वह चट्टान से टिक कर बैठ गई और किसी तरह रात बीत गई। सुबह की पहली किरण जैसे ही पहाड़ियों पर पड़ी, ठंडी हवाओं के बीच वेदिका की आंखें खुलीं। रात कठिन थी। उसका शरीर सुन्न पड़ा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह उठी। चारों ओर ऊंचे पहाड़ और घनी झाड़ियां थीं। दूर एक छोटी नदी बह रही थी। वह नदी की ओर बढ़ी, जहां साफ पानी बह रहा था। उसने पानी पिया, जिससे शरीर में थोड़ी ऊर्जा आ गई। झाड़ियों में कुछ जंगली फल लटके थे। उसने देखा कि कुछ पक्षी भी वहीं खा रहे थे। यह देखकर उसने भरोसा किया और फल तोड़कर खाने लगी। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। अगली सुबह जब वह खाने की तलाश में थी, अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह चौकन्नी हो गई और चुपचाप झाड़ियों के पीछे छिप गई। सामने एक युवक लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। वेदिका उसे देख रही थी कि तभी युवक ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? वेदिका थोड़ी घबराई, लेकिन चुप रही। युवक मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम अर्जुन है। मैं भी यहीं रहता हूं। लेकिन तुम यहां कैसे आई? वेदिका ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपनी पूरी कहानी बता दी। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा और फिर बोला, अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो तुम्हें पहाड़ों में जीने की कला सीखनी होगी। वेदिका को यह सुनकर राहत मिली। अकेले रहने से बेहतर था कि वह पहाड़ों के जीवन को समझे और सीखे। अर्जुन ने वेदिका को पहाड़ी जीवन के बारे में समझाया और उसे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह दिखाई। वहां पास ही पानी का स्रोत था और भोजन के लिए फल सब्जियां भी मिल सकती थीं। पहले कुछ दिन वेदिका के लिए कठिन थे, लेकिन अर्जुन ने उसे लकड़ी इकट्ठा करना और जंगली फल सब्जियां पहचानना सिखाया। धीरे धीरे उसने पहाड़ों में रहना सीख लिया। अब वह खुद के लिए खाना बना सकती थी और अपना जीवन चला सकती थी। समय बीतता गया और वेदिका ने पहाड़ी जीवन में अपनी पहचान बना ली। अर्जुन और वह मिलकर जंगल में अपना एक छोटा सा समुदाय बनाने लगे। उन्होंने अपनी मेहनत से रहने की जगह बनाई, जहां आसपास के लोग भी आकर रहने लगे। उन्होंने जंगल में खेती शुरू की और आसपास के अन्य निवासियों को भी आमंत्रित किया। कुछ ही सालों में वेदिका और अर्जुन ने जंगल को एक समृद्ध राज्य में बदल दिया, जहां लोग शांति से रहते थे। वेदिका और अर्जुन के प्रयासों से जंगल में संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ था। वेदिका और अर्जुन ने विवाह कर लिया और वे राजा रानी की तरह उस नए राज्य के शासक बने। एक दिन वेदिका के पिता चंद्रसेन को इस नए राज्य के बारे में पता चला। पहाड़ियों के उस पार एक नया राज्य बस चुका है और उसकी बेटी वहां की रानी बन चुकी है। वह हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस बेटी को उसने बेबस और असहाय समझकर दूर भेज दिया था, वही आज अपने परिश्रम और बुद्धिमत्ता से एक नया साम्राज्य खड़ा कर चुकी थी। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ वहां जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह उस क्षेत्र में पहुंचा, उसने देखा कि चारों ओर खुशहाली और समृद्धि फैली हुई थी। राजा आगे बढ़ा और जब उसने राजगद्दी पर अपनी बेटी वेदिका को बैठे देखा और उसके पास एक प्रभावशाली युवक अर्जुन को देखा, तो वह अचंभित रह गया। वेदिका ने बिना किसी गिले शिकवे के अपने पिता का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। उसने न तो कोई शिकायत की, न ही पुराने निर्णयों को लेकर कोई कटुता दिखाई। उसके चेहरे पर केवल शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। राजा को अपने के पर पछतावा होने लगा।
वह सोचने लगा, क्या वाकई मैं अपनी संतानों का भाग्य नियंत्रित कर सकता हूं? अगर ऐसा होता तो वेदिका आज यहां न होती। उसने अपने दम पर अपना भविष्य गढ़ लिया। उसी समय राजा को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने उसके भीतर कहा, हर इंसान स्वयं अपना भाग्य बनाता है, कोई और किसी के भाग्य का स्वामी नहीं हो सकता। यह एहसास होते ही राजा ने अपने मन की कठोरता को छोड़ दिया। उसने न केवल वेदिका को बल्कि अपनी अन्य बेटियों को भी उनके भविष्य के निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता दे दी। राजा ने अपनी बेटियों से कहा, अब से तुम तीनों अपने जीवन का रास्ता खुद चुन सकती हो। भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम होता है, किसी और की मर्जी का नहीं। इस प्रकार राजा ने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपनी संतानों को उनके भाग्य का निर्माता बनने की आजादी दी। दोस्तों, एक अच्छी कहानी सिर्फ लिखी नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है और हम दिल से चाहते हैं कि हर कहानी आपके दिल तक पहुंचे। इस एक वीडियो के पीछे हमारी कई रातों की मेहनत, अनगिनत कोशिशें और दिल से किया गया हर एक प्रयास छुपा है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और इसने आपके दिल को छू लिया तो बस एक लाइक कर दीजिए। अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी हर एक बात हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी ही कहानियां लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए अनमोल है।